वेलकम टू स्टडी फिजिक्स। आज के इस लेक्चर में हम लोग वेक्टर्स एंड स्केलर स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले हमारा प्रीवियस चैप्टर में एक लास्ट न्यूमेरिकल बचा हुआ है, सो उसको देख लेते हैं, फिर हम लोग सेकंड चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। तो लेट एक्स एंड ए स्टैंड फॉर डिस्टेंस इज इंटीग्रेशन, कुछ टर्म दिया गया है और पूछा गया है कि डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं। सो हमारे पास जो इक्वेशन दिया गया है वो है इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर, और ये इक्वल्स टू है हमारा 1/a साइन इनवर्स ए अपॉन एक्स। सो ये इस तरह से हम लोगों को दिया गया है, तो इसका हमें डायमेंशन चेक करना है। तो देखिए, और ए और एक्स को बताया गया है कि वो डिस्टेंस है, तो अगर हम इसका डायमेंशन चेक करेंगे तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर। तो इस ए स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर को समझने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। देखिए, अगर हमारे पास 5 मीटर और 3 मीटर है, तो अगर हम इसको ऐड करेंगे तो ये 8 मीटर होगा। मीन्स मीटर में ही रह रहा है, ये मीन्स इसका डायमेंशन नहीं चेंज हो रहा है, ये नंबर चेंज हो रहा है। सो ठीक उसी प्रकार यहाँ पर जो हमारा एल स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर है, इसको एडिशन करे चाहे सब्सट्रैक्शन करे, इसका क्या होगा, डायमेंशन सेम ही रहेगा। मीन्स इसके लिए एल स्क्वायर ही रहेगा और उसका पावर हाफ ही रहेगा, और ऊपर में हमारे पास क्या है, एल। सो ये क्या बनेगा, एल अपॉन ये भी एल, तो एल की पावर 1 माइनस एल की पावर माइनस ऑफ 1, सो इसका हो जाएगा एल की पावर 0। सो एल एच एस हमारा हो रहा है एल की पावर 0। और जो हमारे पास आर एच एस है उसको हम लोगों को दिया गया है क्या, 1/a साइन इनवर्स ए अपॉन एक्स। सो देखिए, जो ट्रिकोनोमेट्रिक होता है या एक्सपोनेंशियल होता है या लॉगरिथमिक टर्म होता है, सो हमने देखा वो सारे डायमेंशन लेस होते हैं। तो जो ये पार्ट है सिर्फ उसका ही डायमेंशन होगा, तो ए का डायमेंशन एल है, तो इस प्रकार हमारा जो आर एच एस का डायमेंशन आएगा वो एल इनवर्स हो जाएगा। तो अभी देखिए, हमारे पास जो है वो आर एच एस इक्वल नहीं हो रहा है एल एच एस का, और इस प्रकार हमने देखा कि एल एच एस हमारा एल की पावर 0 और आर एच एस एल इनवर्स, तो ये दोनों इक्वल नहीं हो रहा है, तो हम कह सकते हैं कि ये डायमेंशनली इनकरेक्ट है। ये हमें चेक करना था। तो आइए अब देखते हैं हमारा सेकंड चैप्टर। सो सेकंड चैप्टर जो है वो होगा वेक्टर्स एंड स्केलर्स के को देखना है सेकंड चैप्टर में। ओके, तो हम लोग सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे, तो वेक्टर्स एंड स्केलर्स पढ़ना है। तो हम लोगों ने प्रीवियस चैप्टर में मीन्स चैप्टर 1 में क्या देखा था कि फिज़िकल क्वांटिटीज़ को अच्छा से पढ़ा था, देखा था। तो फिज़िकल क्वांटिटीज़ में हम लोग देखे कि कुछ फंडामेंटल क्वांटिटी होते हैं, कुछ डिराइव्ड क्वांटिटी होते हैं। अब उसी में से हम लोग ये देखने वाले हैं कि उस फिज़िकल क्वांटिटीज़ में से कुछ वेक्टर्स होते हैं, कुछ स्केलर्स होते हैं। तो वेक्टर कैसा बिहेवियर शो करता है, स्केलर कैसा बिहेवियर शो करता है, उनका मैथमेटिकल कैलकुलेशन कैसा होता है, वो एडिशन कैसे फॉलो करते हैं, सब्सट्रैक्शन कैसे फॉलो करते हैं, उसमें मल्टीप्लिकेशन किस तरह से होता है। तो ये सब चीज़ जो है हम इस चैप्टर में देखने वाले हैं। तो हम लोग जनरली जब किसी भी फिज़िकल क्वांटिटी को कम्प्लीटली कवर करना हो तो इन सारे चीज़ों पर फोकस करते हैं। सो हम लोग क्या कह सकते हैं, दी कंप्लीट कंप्लीट डिस्क्रिप्शन ऑफ ए फिज़िकल क्वांटिटी, अगर किसी भी फिज़िकल क्वांटिटी का कंप्लीट डिस्क्रिप्शन बताना हो, या द कंप्लीट डिस्क्रिप्शन ऑफ फिज़िकल क्वांटिटी रिक्वायर्स मैग्नीट्यूड as well as direction
अगर हमें किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का कंप्लीट डिस्क्रिप्शन देखना होता है तो हम उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को देखने का ट्राई करते हैं, और इसी आधार पर हम इसको वेक्टर्स और स्केलर्स में कैटेगराइज करते हैं। तो देखिए, इसमें से जो हमारे पास फर्स्ट टर्म, अगर सपोज वेक्टर्स को देखना हो तो हम वेक्टर किसको कह सकते हैं? देखिए, हम क्या लिखेंगे, एनी फिजिकल क्वांटिटी, उसको हम लोग अभी पी क्यू के टर्म में लिख लेते हैं। सो कैपिटल ऑफ पी क्यू, एनी फिजिकल क्वांटिटी विच have magnitude and direction and also follow, which have magnitude and direction and also follows triangle rule of addition, triangle rule addition are called vectors. अभी तक हम डायरेक्शंस और मैग्नीट्यूड से तो अच्छे से वाकिफ़ थे, पर हमारे पास एक न्यू टर्म आ रहा है, वो ट्रायंगल रूल एडिशन। हम कह रहे हैं कि जो वेक्टर होगा उनको इस ट्रायंगल रूल एडिशन को फॉलो करना होगा। ये ट्रायंगल रूल क्या होता है, इसको हम लोग कुछ एग्जाम्पल से समझेंगे। तो देखिए, हमारे पास एक फर्स्ट एग्जाम्पल में सपोज ए बी एक वेक्टर है। तो ए बी जो वेक्टर है उसको हम लोगों ने इस तरह से लिखा, मीन्स ये 5i कैप मीन्स एलोंग एक्स एक्सिस है, और बी सी एक वेक्टर है जिसको हम लोगों ने लिखा 12j कैप। तो इन दोनों के बीच का एंगल देखिए 90 डिग्री का होगा। हम लोग क्या कह सकते हैं कि ये जो ट्रायंगल रूल एडिशन है, इसको समझने के लिए कि अगर ये 5 + 12 ऐड हो रहा होता, 5 + 12 ऐड हो रहा होता तो ये 17 होता। पर इस दो वेक्टर को अगर हम लोगों को ऐड करना हो, ए बी प्लस ऑफ बी सी वेक्टर को ऐड करना हो, तो हम देखते हैं यहाँ पर क्या रिज़ल्ट आता है। ये जो हो जाता है 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, ये हो जाता है 25 और 144। ये √169 दैट मीन्स 13 के इक्वल हो जाता है। अभी हम सिर्फ मैग्नीट्यूड को बता रहे हैं बस, और एंगल को थोड़ी देर में देखते हैं। यहाँ पर ये हो रहा था इसलिए क्योंकि देखिए यहाँ पर एक और भी टर्म आता है 2ab cos थीटा, पर यहाँ पर जो है वो थीटा का वैल्यू 90 डिग्री है, cos 90 जीरो हो जाता था। तो हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ क्या बोल रहे हैं, यही दो टर्म मिलते थे। तो हम यहाँ पर ये देख रहे हैं कि इसमें जो हो रहा है वो जनरली ये रूल फॉलो नहीं हो रहा है, मीन्स इस टाइप का एडिशन नहीं हो रहा है इसमें, रेदर इस टाइप का एडिशन हो रहा है। और इसी टाइप के एडिशन जो है वो पार्ट है और ट्रायंगल रूल एडिशन का। अब इसी में हम लोगों को जब दूसरे थीटा का वैल्यू रख कर देखेंगे तब इसको और भी बारीकी से समझेंगे। हम लोग यहाँ पर क्या करें कि जो ये रूल को भी फॉलो करना पड़ता है, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन होने के साथ साथ इस रूल को भी फॉलो करना होगा, तब वो वेक्टर के कैटेगरी में आता है। अब जैसे इसको कॉन्ट्राडिक्ट करने के लिए अगर हम लोग एक एग्जांपल ले जिसमें हमारे पास एक नेटवर्क है और उसमें कुछ सोर्स है, यहाँ पर कुछ रजिस्टर है, और यहाँ हम लोगों ने सपोज कुछ लोड लगा रखा है। ये हमारा कुछ लोड है, ओके फाइन। तो अब हम यहाँ पर कंसिडर कर रहे हैं कि इफ़ सपोज यहाँ पर कुछ भी सोर्स है, यहाँ 5 एम्पियर का अगर करंट फ्लो हो रहा है, यहाँ पर 3 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है। हम लोग देखते हैं जनरली यहाँ पर 2 एम्पियर का करंट फ्लो होता है। कैसे मालूम? हम लोग KCL लगाते हैं। नोड के KCL लगाने का कई सारा अप्रोच है। वो हम लोग बोलते हैं कि इनकमिंग करंट इक्वल्स टू आउटगोइंग करंट, और भी इस नोड पर सारे करंट को आउटगोइंग मानते हैं। ये सब हम बारीकी से देखेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में। तो अभी के लिए हम लोग ये देख रहे हैं कि देखिए, अगर हम यहाँ पर KCL लगाते थे तो इस अभी एक पॉइंट अगर कंसिडर करें ABC और यहाँ पर ग्राउंड, तो इस पॉइंट पर जब हम KCL लगाते थे तो हम क्या कहते थे कि इधर 5 एम्पियर करंट आया, इधर 3 एम्पियर चला गया, तो इधर 2 एम्पियर बचेगा और 2 एम्पियर इधर ही आएगा। तो हम देखिए इसमें अगर कहें कि A to B, तो मीन्स डायरेक्शन कह रहे हैं, डायरेक्शन हम बता रहे हैं और उसका मैग्नीट्यूड बता रहे हैं। B to G,
ग्राउंड। सो हम डायरेक्शन भी बता रहे हैं और उसका मैग्नीट्यूड भी बता रहे हैं। अगेन इस पार्ट में डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड भी बता रहे हैं। लेकिन जब हम इसका एडिशन या सब्सट्रैक्शन बता रहे हैं तो वो किस प्रकार से 5 - 3 दैट इज इक्वल्स टू 2 ये बता रहे हैं, ना कि हम इसको ऐसे बता रहे हैं कि 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। सो अगर 90 डिग्री पर भी हो, अभी तो यहाँ पे एंगल का कुछ बात ही नहीं है, फिर भी मान लिया हमने रैंडम सा समझने के लिए कि ये कितना हो जाएगा 25 - 9, सो √16 दैट मीन्स 4। तो यहाँ पर 4 होना चाहिए, सो 4 ना हो करके 2 हो रहा है, दैट मीन्स ये इस रूल को फॉलो नहीं कर रहा है। तो इस हिसाब से जो हमारा करंट है वो क्या होगा, स्केलर होगा, ना कि वेक्टर। अब देखिए जो हमने फर्स्ट एग्जांपल लिया था उसके लिए एंगल हमने 90 डिग्री ले लिया था दो वेक्टर के बीच में। अब हम लोग एक जेनरिक लेते हैं जहाँ पर हम लोग एंगल को कुछ भी रखेंगे। तो उसके लिए हम लोग देखते हैं कि इफ़ सपोज़ हमारे पास दो वेक्टर है। सो सपोज़ हमारे पास ये एक ए बी वेक्टर है, तो इसको हम लोगों ने कहा ए बी वेक्टर, और यहाँ पर से एक बी डी वेक्टर है हमारे पास इस तरह से। तो ये बी डी वेक्टर है। तो इनका हम अगर एक्सटेंड करें, ए को अगर हम एक्सटेंड करें इस तरह से, तो ये एक ही डायरेक्शन में रहेगा। तो अब हमने अगर कहा कि ये इनके बीच का एंगल मीन्स ये दो वेक्टर, इफ़ सपोज ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, और इनके बीच का एंगल कुछ भी सपोज थीटा है, तो ये एंगल भी थीटा को ही दिखाए क्योंकि ये इसका डायरेक्शन है और ये इसका डायरेक्शन है। तो यहाँ पर से हमने ये देखा कि ये दोनों के बीच का एंगल इस प्रकार रहा। अब अगर हमें इस दो वेक्टर को ऐड करने का होगा तो हम लोग जनरली क्या करते हैं, इसके स्टार्ट पॉइंट से इस वेक्टर को पैरेलल ड्रॉ करते हैं। तो देखिए इस वेक्टर को हम लोगों ने पैरेलल ड्रॉ किया। अगेन यहाँ पर ये यहाँ पर स्टार्ट हुआ तो यहाँ पर सपोज एंड हुआ। अब इसके एंड पॉइंट से इसको पैरेलली ड्रॉ करते हैं तो ये हमारा एक पैरेललोग्राम सा बन जाता है। अब जब हम इस दो पॉइंट को ऐड कर देते हैं तो हमको पता चलता है इसका इस रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड, और साथ साथ हम चाहे तो इसका डायरेक्शन भी ये बोल सकते हैं। अब देखिए जैसे यहाँ पर ये थीटा एंगल था तो ये एंगल भी हमारा थीटा ही हो रहा है, यही दो वेक्टर के बीच में है, और ये थीटा है तो ये भी थीटा हो रहा है। तो अब हमारे पास ये है कि पहले हमारे पास यहाँ पर जो था एंगल 90 डिग्री का था, अभी 90 डिग्री का नहीं हो रहा है। देखिए तो जब हमारे पास ये 90 डिग्री का था तो हम इसमें क्या कर रहे थे, पाइथागोरस थ्योरम लगा रहे थे। अभी ये 90 डिग्री का नहीं हो रहा तो हम इसको डेलिबरेटली अपने हिसाब से 90 डिग्री का बनाएंगे। अब अगर हम इसको 90 डिग्री का बना देंगे, सपोज इस D टू E एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देंगे तो ये 90 डिग्री का बन जाएगा। जब ये 90 डिग्री का बन जाएगा तब ट्रायंगल ADE में हम लोग पाइथागोरस थ्योरम को यूज़ कर सकते हैं। तो अब इसके लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, देखिए BE का वैल्यू ढूंढना पड़ेगा और हम लोगों को DE का वैल्यू ढूंढना पड़ेगा। तो देखिए BE का वैल्यू अगर हम लोगों को ढूंढना हो तो हम लोग कैसे ढूंढ सकते हैं। देखिए BE ये जो है हमारा बेस हो रहा है और ये एंगल हमारा थीटा है, और ये लेंथ हमको मालूम है, ये वेक्टर हमको मालूम है जो कि B वेक्टर दिया गया है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, cos थीटा इज इक्वल्स टू BE अपॉन वेक्टर B। तो यहाँ पर से हम लोग कह सकते हैं कि BE जो हमारा वेक्टर है वो हो जाएगा B वेक्टर cos थीटा। सो हमको ये एक चीज़ मिल रहा है। इसी प्रकार से अगर DE को हम लोगों को ढूंढना होगा तो इसको कैसे ढूंढेंगे, देखिए ये D ये परपेंडिकुलर के साइड आ रहा है। सो साइन थीटा इज इक्वल्स टू लिख सकते हैं हम लोग परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। सो साइन थीटा क्या हो जाएगा, DE अपॉन वेक्टर B। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे कि जो हमारा DE वेक्टर है ये क्या हो जाएगा, B ऑफ साइन थीटा। तो देखिए हम लोगों को यहाँ पर से क्या क्या टर्म मिला है, D का वैल्यू मिला है और BE का वैल्यू मिला है। तो अब हम लोग इस ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम को यूज़ कर सकते हैं। देखिए ये कैसे यूज़ करेंगे, तो हम लोगों को अगर AD वेक्टर चाहिए होगा, सो AD वेक्टर को अगर हम लोगों ने कैलकुलेट करना है तो इसको हम लोग क्या कह सकते हैं कि ये होगा एडिशन रिजल्ट ऑफ AE वेक्टर प्लस ऑफ DE वेक्टर का एडिशन रिजल्ट हो सकता है। तो हम लोग इसको अब कैसे डिनोट करेंगे, तो देखिए अगर हम लोगों को
ए डी का स्क्वायर चाहिए होगा, तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि ये इक्वल होगा ए ई का स्क्वायर प्लस ऑफ डी ई का स्क्वायर। तो देखिए अगर हम लोगों को ए ई का स्क्वायर लाना होगा तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, सो इसको लिख सकते हैं ए बी प्लस बी ई लिख सकते हैं। तो इसका हम लोगों को स्क्वायर चाहिए, और अगेन ये जो हमारा डी है ये सिंपल है, सो इसको डी का स्क्वायर लेना होगा। तो अगर हम लोग ये निकाल लेंगे तो हम लोग को ए डी का स्क्वायर का वैल्यू मालूम हो जाएगा। सो देखिए यहाँ पर ए बी जो है वो हमारा ए वेक्टर है, और बी ई जो है वो देखिए बी कॉस थीटा है। सो बी कॉस थीटा इसको लिख सकते हैं, तो हम लोग को इसका स्क्वायर लेना होगा। सो अब देखिए ये इसका स्क्वायर लेना होगा, ये दोनों वेक्टर ही है, ये दोनों वेक्टर ही है। इसका डायरेक्शन का वैल्यू अगर मान लीजिए थीटा का कुछ भी वैल्यू रख देंगे तो जस्ट एक नंबर से मल्टीप्लाई होगा, रिजल्ट वो वेक्टर ही रहेगा, वेक्टर अल्टर नहीं कर पाए। अगर माइनस थीटा का वैल्यू आएगा तो डायरेक्शन अल्टर होगा, बट वो वेक्टर ही रहेगा। तो ऐसा ना कि वो स्केलर बन जाएगा। सो ठीक है, ये पार्ट हो गया। अब हमारे पास ये बी डी जो है वो हमारे पास है बी साइन थीटा। सो यहाँ पर क्या लेना पड़ेगा, बी साइन थीटा का स्क्वायर लेना होगा। तो अभी देखिए इसको हम लोग लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस ऑफ बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो हमारे पास 2a और b जो है वो b cos थीटा है, और इधर हमारे पास जो है वो b स्क्वायर साइन स्क्वायर ऑफ थीटा है। तो अभी देखिए इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, यहाँ पर बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो इस दोनों को अगर हम लोग एक साथ लिखेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर ऑफ थीटा, और यहाँ पर हो गया हमारे पास 2ab कॉस ऑफ थीटा। तो यहाँ पर देखिए ये हम लोगों को क्या आया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। सो ये बी स्क्वायर ही रहेगा, और ये हमारे पास हो जाएगा 2ab ऑफ कॉस थीटा। सो इस तरह से ये हम लोगों को ए डी वेक्टर का स्क्वायर अगर निकाल लें तो इस तरह से आ रहा है। तो हम लोगों को अगर इसका मैग्नीट्यूड चाहिए होगा, मीन्स ए डी रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड चाहिए होगा, तो आसानी से कह सकते ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। सो अब हमारे पास कोई सा भी एंगल हो उसका अगर हमें वेक्टर कैलकुलेट मीन्स रिजल्टेंट कैलकुलेट करना उस गिवन पर्टिकुलर एंगल पे, तो हम लोग इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। अगर 90 डिग्री हो तब तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, जस्ट हम लोग उसको ऐड ही कर लेते हैं अंडर रूट करके, स्क्वायर करके, और हमारा वैल्यू आ जाता है। और जब अगर हमारे पास कुछ डिफरेंट एंगल हो तो हम लोग इस तरह से उसका वैल्यू रिजल्टेंट का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। सो ये हमारा हो गया उसका मैग्नीट्यूड। अगर हम लोगों को सपोज उस वेक्टर का एंगल चाहिए होगा, मीन्स जो हमने यहाँ पर लिया था ना, यहाँ पर देखिए हमने कहा था कि ये रिजल्टेंट है तो ये कितने से एंगल पर होगा, अगर ये हमको निकालना हो तो अभी देखिए हमारे पास ये वाला ट्रायंगल बन चुका है। सो जो कुछ भी कर रहे हैं ये सब इस ट्रायंगल में कर रहे हैं। तो अभी हमारे पास क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो हम हर रूल अप्लाई कर पा रहे हैं, यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम और सब कुछ भी। जैसे यहाँ पर ये वाला चीज़ जो हमने चेंज कर लिया थीटा से, ये साइन थीटा से, अगर कुछ दूसरा एंगल होता तो नहीं कर पाते। ये 90 डिग्री हो रही है तो हम ये सब यूज़ कर पा रहे हैं। तो अभी देखिए इसमें हम और क्या देखेंगे, ये 10 अगर ये अल्फ़ा है तो हम 10 अल्फ़ा कैलकुलेट करेंगे। तो ये देखिए ये परपेंडिकुलर हो जाएगा हमारा और ये बेस हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग 10 अल्फ़ा के लिए लिख सकते हैं। देखिए 10 अल्फ़ा के लिए लिख सकते हैं क्या, जो 10 अल्फ़ा होगा वो हमारा डी ई अपॉन ए ई हो जाएगा। सो अगर हम लोग को डायरेक्टली एंगल का वैल्यू चाहिए होगा तो देखिए डी ई हमारा क्या था, सो डी जो था वो बी साइन थीटा था। देखिए डी हमारा बी साइन थीटा था, तो इसको हम लोग लिख रहे हैं बी साइन थीटा। अब ए ई क्या था, तो ए बी प्लस बी था। तो ए बी प्लस बी में ए बी ए वेक्टर था और बी जो था हमारा था वो बी ऑफ कॉस थीटा था। अब देखिए ये हमारे पास आ गया 10 अल्फ़ा का रिज़ल्ट। अब 10 अल्फ़ा का रिज़ल्ट हम लोगों को ये मिल गया। इसको एक ट्रिक से हम लोग याद रख सकते हैं। वो क्या है कि देखिए हम पहले एक लाइन बना लें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के लिए, और ऊपर भी बी नीचे भी बी लिखें, ठीक है। अब देखिए इसमें हम लोग क्या करें, ऊपर साइन और कॉस में एस पहला टर्म है और सी
दूसरे मीन डिनोमिनेटर का टर्म है। सो एस जो होता है वो इस तरह से याद करें, ट्रिक खुद से ही बना करके। जो एस जो होता है वो अल्फ़ाबेट में बाद में आता है, मीन सी से बड़ा होता है, और बड़ा होता है तो इसको ऊपर लेते हैं, और यहाँ पर जो होता है कॉस वाले छोटे को लेते हैं, और छोटे में इसको एक ऐड कर देते हैं। तो इस तरह आप किसी भी तरह टेक्निक बनाकर याद कर सकते हैं इसको। ओके फाइन। सो टेन अल्फ़ा का वैल्यू हम लोग को इस तरह मिल गया, तो टेन इन्वर्स करके हम लोग अल्फ़ा का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार से हमारा जो है वो एंगल का भी वैल्यू हम लोगों को मालूम पड़ जाता है। अब जो हम लोग नेक्स्ट चीज़ देखने वाले हैं इसमें, वो है हमारा मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए वेक्टर। देखिए वेक्टर में हमारा कैसे मल्टीप्लिकेशन होगा। जैसे अभी हमने एडिशन का एक रूल देखा, एडिशन सा ही, ट्रायंगल रूल तो एडिशन ही है। तो अभी सब्सट्रैक्शन देखना बाकी है, वो बाद में देखते हैं। अभी हम एक बार मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर अगर हम लोग देखना चाहें, क्योंकि जो सब्सट्रैक्शन है वो एडिशन से ही मिलता जुलता है। तो देखिए अगर हम मल्टीप्लिकेशन चेक करना चाहें और हम सपोज़ किसी वेक्टर को कोई नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो कॉन्सीडर ए बी ए वेक्टर। अगर हमने ए को एक वेक्टर मान लिया, सो कॉन्सीडर ए बी ए वेक्टर विच इज़ मल्टीप्लाइड बाय सम नंबर। सो विच इज़ मल्टीप्लाइड बाय ए नंबर। सपोज़ वो नंबर हमारा के है। सो हमारे पास ए कोई वेक्टर है, अगर उसको हम किसी नंबर के से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए इसमें क्या होगा। अगर हमारे पास एक वेक्टर है और इसको हमने क्या किया है, के से मल्टीप्लाई किया है, तो अब ये क्या होगा, ये वेक्टर ही रहेगा, इसका मैग्नीट्यूड चेंज हो जाएगा। सो हमने कहा, कह सकते हैं कि ये इक्वल टू बी हो जाए, और बी जो है वो आएगा प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर विथ सम स्केलर क्वांटिटी। तो इसमें हमारा जो है, अगर हम इस बी वेक्टर का हमको कोई मैग्नीट्यूड बताए तो हम लोग बोल सकते हैं के ए का जो होगा मैग्नीट्यूड वही होगा बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो अब देखिए हम ये हमारा मल्टीप्लिकेशन का रिजल्ट देगा। अभी इसमें हम लोग अगर कुछ केस ऑब्जर्व करें, सो सपोज केस 1 में अगर हमारा के जो है वो पॉजिटिव नंबर है, कुछ भी पॉजिटिव नंबर है, देन क्या होगा, ये इसका डायरेक्शन सेम रहेगा। दैट मीन्स देन बी एंड ए जो होगा वो हमारा सेम डायरेक्शन में होगा। बट जब हम इसको एक और भी केस कंसीडर करें, मीन्स केस 2, और उस इंस्टेंट अगर हमारा के निगेटिव हो रहा है, तब देखिए क्या होगा, देन बी एंड ए जो होगा आर इन अपोजिट डायरेक्शन। सो अपोजिट डायरेक्शन। सो नंबर के मल्टीप्लिकेशन से डायरेक्शन चेंज हो सकता है, मैग्नीट्यूड चेंज हो सकता है, पर वो वेक्टर से स्केलर नहीं हो सकता है। ये इम्पोर्टेंट है। तो हमने देखा कि अगर हम पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो सेम डायरेक्शन में होगा दोनों ही, मीन्स प्रोडक्ट करने के बाद जो वेक्टर आएगा वो भी, और हमारा जो इनिशियल वेक्टर था वो भी सेम डायरेक्शन में होगा, और जब नेगेटिव होगा तो ये दोनों ही डिफरेंट डायरेक्शन में होंगे। तो ये हमारे पास दो केसेस था। अभी जो हम लोग देखने वाले हैं नेक्स्ट चीज़, वो है सब्सट्रैक्शन। तो सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स देखने वाले हैं। सो सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। तो अब हमने जो इससे पहले देखा वो था हमारा एडिशन ऑफ वेक्टर। अब नेक्स्ट है हमारा सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। तो सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर कुछ भी नहीं है, वो काइंड ऑफ एडिशन ही है, लेकिन इसमें हम लोगों को क्या ध्यान रखना पड़ता है। तो देखिए एक एग्जांपल से इसको हम लोग समझते हैं। जैसे इसमें हम लोगों को देखना है, सपोज एक्स वेक्टर माइनस ऑफ वाई वेक्टर को देखना है। तो देखिए हमारे पास अगर सपोज ये हमारा कोई एक्स वेक्टर है और ये हमारा सपोज कोई वाई वेक्टर है। अब इसमें से हम लोग अगर ऐड करने का होता इस दोनों को, तो सिंपली हम इसके क्या कह रहे हैं, पैरेललोग्राम ड्रॉ करते, यहाँ पर से पैरेललोग्राम ड्रॉ करते,
इसके पैरेलल इधर से और इसका पैरेलल इधर से ड्रॉ करके फिर इन दोनों पॉइंट को ऐड मैच कर देते तो हमको इसका जो है वो रिजल्टेंट मालूम हो जाता, मीन्स एडिशन रिजल्टेंट मालूम हो जाता। लेकिन अभी हमको इसको सब्सट्रैक्ट करना है। तो देखिए ये हमारे पास एक y एक वेक्टर है। सो ये हमारे पास y वेक्टर था। अब इस y वेक्टर को अगर हम लोग डायरेक्शन चेंज कर दें, मीन्स -1 से मल्टीप्लाई कर दे तो ये -y वेक्टर बन जाएगा। तो अब हमारे पास अगर y वेक्टर हमने क्या किया, अब सपोज हमने x वेक्टर प्लस इसमें हमने मीन्स इसको मॉड्यूलस में ना लिख के ऐसे अगर लिखे x वेक्टर प्लस -y वेक्टर को हम अगर ऐड करेंगे तो यही तो हमारा होगा, x वेक्टर -y वेक्टर ही तो हो जाएगा। तो देखिए इस इंस्टेंट में हम लोग क्या करते हैं कि इसका अगर हम लोगों को अब सपोज सब्सट्रैक्शन करना है तो इसको हम इस तरह से करते हैं x प्लस -y वेक्टर। तो देखिए इसमें ठीक ही है, मीन्स जहाँ दोनों का हेड में एक ही पॉइंट पर है तो अब इसके पैरेलल यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करेंगे। सो ये वाला लाइन हो जाएगा इसके पैरेलल, और इसके पैरेलल यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करेंगे और ये हमारा हो जाएगा इस प्रकार से। और नेक्स्ट जब हमको इन दोनों का रिजल्टेंट लेना होगा तो हम क्या करेंगे, देखिए इसको इस तरह से, मीन्स इस पॉइंट को इस पॉइंट मीन्स रिजल्टेंट लेने के लिए हम लोग इसको ले लेंगे, तो ना लेकर छोड़िए, यही पॉइंट हम लोग कंसिडर करते हैं। तो ये हमारा जो होगा, सो ये जो रिजल्ट आएगा x वेक्टर प्लस ऑफ माइनस ऑफ y वेक्टर का रिजल्ट हो जाएगा, और यही हमको देगा क्या, x वेक्टर माइनस y वेक्टर का वैल्यू। सो अगर हमको सब्सट्रैक्शन करना होता है तो हम उसको इसी प्रकार से सब्सट्रैक्शन भी कर लेते हैं। तो ये हमारा हो गया सब्सट्रैक्शन करने का अप्रोच। अब जो है नेक्स्ट वो हम लोग देखने वाले हैं रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। सो नेक्स्ट हमारा है रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। सो वेक्टर को हम लोग कैसे रिजॉल्व करते हैं, मीन्स कैसे रिजॉल्व करने का मतलब है उसको ब्रेक करना और क्या कहते हैं प्रोजेक्ट करना, तो या उसका कंपोनेंट ढूंढना। तो सपोज़ हमारे पास एक वेक्टर है, सो उसका वो एक हमारे पास सपोज़ ये कोई वेक्टर है ए वेक्टर, ये हमारे पास अगर x एक्सिस से सम एंगल सपोज थीटा एंगल पर है, तो हमको अगर इस वेक्टर का कुछ कंपोनेंट इस वेक्टर का कुछ प्रोजेक्शन जो होगा, इस वेक्टर का कुछ प्रोजेक्शन जो होगा वो एलोंग x एक्सिस होगा और कुछ प्रोजेक्शन जो होगा वो एलोंग y एक्सिस होगा। तो इसी प्रोजेक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं कि ये वेक्टर को रिजॉल्व करना हुआ, मीन्स इस वेक्टर का रिजॉल्व करके यहाँ पर मीन्स x कंपोनेंट ढूंढना और इसका y कंपोनेंट्स ढूंढना। सो इसको हम लोग अगर देखना चाहें तो इसको अगर लिखना चाहें, सो कॉन्सिडर ए वेक्टर a at an angle of theta with x एक्सिस है हमारा, ये x एक्सिस है। सो सपोज ये हमारा x एक्सिस है, ओनली x एक्सिस है, और ये हमारा y एक्सिस है। सो ये अगर हमारे पास एक वेक्टर है a वेक्टर जो थीटा के साथ है x एक्सिस से, एंड सपोज मान लीजिए कि वो बीटा एंगल पर है y एक्सिस के साथ। सो ये एंगल हमारा अगर बीटा है एंड एट एन एंगल बीटा विथ y एक्सिस, अगर ये y एक्सिस के साथ बीटा एंगल पर है, तो अगर हम लोग इस वेक्टर का प्रोजेक्शन लिखना चाहें ऑन द x एक्सिस एंड ऑन द y एक्सिस, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए, सो प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन x एक्सिस हमारे पास क्या होगा, ऑन x एक्सिस हमारे पास क्या होगा, सो ये सिंपली हो जाएगा a cos थीटा। देखिए ये थीटा के साथ, जो थीटा के साथ आएगा उसमें cos थीटा होता है, तो ये हम लोग देखेंगे। अब इसी प्रकार से जो है प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन y एक्सिस हमारा क्या होगा, तो देखिए ये हमारा हो जाएगा a, और यहाँ पर जो थीटा है वो बीटा है, सो इसको हम लोग लिखते हैं b
कॉस बीटा, मीन्स इस तरह से वो एक्स एक्सिस पर इतना मैग्नीट्यूड का होगा, इतना ही मैग्नीट्यूड का होगा, और वाई एक्सिस पर इतना ही मैग्नीट्यूड का होगा। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पर उसका कुछ वैल्यू है और जब यहाँ पर आ रहा है तो वो कम हो रहा है। कैसे? देखिए थीटा का कंपोनेंट से मल्टीप्लाई हो रहा है। सो जब ये थीटा का कंपोनेंट मल्टीप्लाई होने से ये कैसे वेरी कर रहा है, कम होना बोलना ठीक नहीं है, मीन्स कैसे ये वेरी हो रहा है। तो अगर मान लीजिए कि हमारा ये एंगल जब सपोज एकदम जीरो होगा, तो जब जीरो होगा तो ये cos 0 1 मीन्स पूरा का पूरा वेक्टर हमारा यहीं पर था। अब अगर इस तरह से एंगल का वैल्यू वेरी करता जाएगा सो ये 1 to क्या होता है -1 तक वेरी होता है। तो ये जनरली मैग्नीट्यूड वाइज मैक्सिमम ए ही हो सकता है, उसके बाद ये कम होगा। तो हम लोग ये बोलेंगे कि अगर जीरो ना हो तब तो ये कम का होगा, अगर सेम होगा तो उसी एक्सिस पर ही हो जाएगा, मीन्स जीरो हो जाएगा तो उसी एक्सिस पर ही होगा, और जब -80 होगा तो उसके अपोजिट एक्सिस में होगा। तो ये इस प्रकार इसका प्रोजेक्शन है। और जब थीटा का वैल्यू मल्टीप्लाई कर देंगे तो इस वेक्टर का कितना मैग्नीट्यूड यहाँ पर है ये मुझे मालूम पड़ जाएगा। ठीक उसी प्रकार इस वेक्टर का कितना मैग्नीट्यूड है वो मुझे यहाँ से मालूम पड़ जाएगा। तो ये हम इस तरह से प्रोजेक्शन इस वेक्टर का निकाल सकते हैं। तो अगर हमने इस तरह से इसका प्रोजेक्शन निकाला तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि हम लोग ए वेक्टर को अब ऐसे सिंपली रिप्रेजेंट कर सकते हैं ए कॉस थीटा, और इस डायरेक्शन में जो होगा उसको आई कैप से मल्टीप्लाई करेंगे। अगेन इस डायरेक्शन में जो होगा वो होगा हमारा ए कॉस बीटा, और यहाँ पर जो डायरेक्शन होगा वो जे कैप होगा। अब जनरली यहाँ पर हम लोग इस वेक्टर को जो यहाँ पर जो दिखाया वो ए कॉस थीटा, और अगर हम लोग को ये एंगल थीटा मालूम होता है तो इधर बोलते हैं हम लोग ए साइन थीटा, वो भी हम लोग कर सकते हैं और वो टेक्निक भी हम लोग सीख सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वो भी देखने के लिए आप इजीली समझ सकते हैं कि देखिए इन दोनों के बीच का एंगल अगर 90 डिग्री का होगा तो अगर ये थीटा है सो ये कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा। सो अब अगर जब आप लिखेंगे ए कॉस 90 माइनस ऑफ थीटा तो ये वाला ऑटोमेटिकली ए साइन थीटा बन जाएगा। सो ए कॉस थीटा प्लस ए साइन थीटा जे कैप भी हम लोग इसको लिखते हैं, लेकिन अभी हमने जस्ट इसका एंगल को यहाँ पर से बीटा बोला तो हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो इसका प्रोजेक्शन हम लोग इस तरह से भी दिखा सकते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट चीज़ है वो है डॉट प्रोडक्ट ऑफ इस डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। सो अब नेक्स्ट चीज़ हम लोग देखने वाले हैं डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट। सो डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट हम लोग अभी देखने वाले हैं। तो देखिए इस डॉट प्रोडक्ट में हम लोगों को क्या क्या सीखना है। सो जब एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर के साथ जब हम लोग डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो वो किस तरह का रिजल्ट देता है सो हम लोग अभी देखने वाले हैं। तो लेट ए एंड बी, ये हमारे पास दो वेक्टर है बी, टू वेक्टर्स एंड इनके बीच का सेपरेशन सपोज थीटा, एंड थीटा बी दी एंगल बिटवीन देम, थीटा बी दी एंगल बिटवीन देम। सो इनके बीच का एंगल अगर थीटा हो तो हम लोग इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखिए ये हमारे पास एक ए वेक्टर है और ये हमारे पास एक बी वेक्टर है, और इनके बीच का एंगल हमसे कहा गया है कि ये थीटा है। तो ये डॉट प्रोजेक्ट रिजल्ट को हम लोग अगर लिखना हो मीन्स ए डॉट बी लिखना हो तो ए डॉट बी कैसे आता है। सो ए डॉट बी का अगर रिजल्ट हम लोग को चेक करना हो तो हम लोग लिखते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ ए इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी और ये कॉस थीटा। सो ए वेक्टर को बी वेक्टर के साथ जब डॉट प्रोडक्ट करना होगा तो हम लोग को थीटा का वैल्यू चाहिए होगा, उनके बीच का सेपरेशन चाहिए होगा, तब हम उसको लिख सकते हैं ए बी कॉस थीटा। सो ये हम लोगों को बताता है कि जो डॉट प्रोडक्ट है वो किस तरह से किया जाता है। दैट मीन्स उनके बीच अगर एंगल मालूम हो और दो वेक्टर मालूम हो तो हम लोग वो दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करके उनके एंगल के साथ कॉस थीटा टर्म लेकर के मल्टीप्लाई करेंगे तो ए और बी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट मालूम हो जाएगा हम लोगों को। ओके, अब जो नेक्स्ट है वो है हमारा प्रॉपर्टीज़ ऑफ डॉट प्रोडक्ट। सो डॉट प्रोडक्ट में क्या क्या प्रॉपर्टी होता है इसको हम लोग देखने वाले हैं। तो इसको हम लोग जस्ट समझेंगे, क्योंकि इसको अगर ना समझेंगे तो थोड़ा सा
अगर लिखने में रह जाएंगे तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, तो बेटर होगा हम इसको समझेंगे। तो देखिए इसमें दो प्रॉपर्टी होता है, एक होता है क्यूमुलेटिव सॉरी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और एक होता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। सो फर्स्ट जो है वो हमारा है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कॉम्यूटेटिव लॉ और प्रॉपर्टी बोल सकते हैं। और दूसरा जो हमारा होता है वो होता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। सो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी और लॉ ये इसको मानता है या फॉलो करता है। तो इसमें इस दोनों में क्या कंपैरिजन है ये हम लोग सीखने वाले हैं। तो देखिए जो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होता है इसका कीवर्ड है स्वैप। सो इसको ऐसे याद रखिए कि अगर हम इसको स्वैप करेंगे तो रिज़ल्ट अल्टर नहीं होगा। दैट मीन्स ए डॉट बी करे तो ये इक्वल होगा बी डॉट ए का, बस इसमें इतना ही समझिए। अगर लिखने की बारीकियों में जाएंगे तो फिर ये पॉइंट लूज़ हो सकता है। सो इसलिए हम लोग इसको ऐसे ध्यान में रखेंगे, ऐसे कवर करेंगे कि हमको स्वैप करने से अगर अल्टर ना हो तो उसको हम बोलते हैं कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब जो हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है इसको हम लोग कैसे समझते हैं कि देखिए अगर हमारे पास कुछ एडिशन करना है, मीन्स दो वेक्टर का अगर हम एडिशन करें और इसके दो वेक्टर का जो रिज़ल्ट हो इसको किसी तीसरे वेक्टर से अगर हम मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, तो इसको हम क्या बोल रहे हैं, देखिए दो वेक्टर का पहले हम एडिशन कर रहे हैं फिर उसको किसी तीसरे वेक्टर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मीन्स ये हमारा एक वन वे है, मीन्स एक तरीका है। सो ये वे वन सपोज मान लेते हैं हमारा, ये अगर वे वन है या अप्रोच वन है। और दूसरा अप्रोच अगर ऐसा हो कि हम इंडिविजुअली एक वेक्टर को मीन्स इस वेक्टर को ए के साथ मल्टीप्लाई करें और ए वेक्टर को बी वेक्टर को इसके साथ मल्टीप्लाई करें, सो ये रिजल्ट आएगा ए सी वेक्टर। अब इस दोनों को अगर हम ऐड कर दें, मीन्स इसके इंडिविजुअल मल्टीप्लिकेशन प्रोडक्ट के वैल्यू को हम लोग अगर ऐड कर ले, ये हमारा दूसरा वे है तो करने का। तो जब ये दो वे हमने लिया तो फर्स्ट वे सेकंड वे से सेम ही रिज़ल्ट आता हो। दैट मीन्स जब हमने पहले इन दोनों का एडिशन रिजल्ट लिया बी और सी का और उसको मल्टीप्लाई कर दिया ए वेक्टर से, तो ये इक्वल होना चाहिए उसको एक एक वेक्टर को के साथ हमने इंडिविजुअली मल्टीप्लाई किया, फिर जो प्रोडक्ट का रिज़ल्ट आया उस प्रोडक्ट के रिज़ल्ट को हमने ऐड कर लिया, तो जो भी रिज़ल्ट आए ये दोनों वे से अगर सेम हो तो हम कहेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है वो। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ और कॉम्यूटेटिव लॉ ये दोनों ही फॉलो करता है हमारा डॉट प्रोडक्ट। तो अभी हम लोग यहाँ पर रुकते हैं, नेक्स्ट में हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट और भी कई सारी चीज़ों को सीखेंगे। सो थैंक यू।